तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चाल, दूरी और समय वाले क्वेश्चन। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में चाल, दूरी और समय वाले क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आते हैं, ये 6 मार्क क्वेश्चन में आ जाते हैं, कभी कभी 4 मार्क क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन सवालों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम ऐसे ही क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना। छोटे और बड़े सभी सवाल करा रहे हैं, तो इनको देख लो जरा। ये हमने एक क्वेश्चन ले रखा आपके सामने, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो इस सवाल हमसे क्या कहा गया है भाई, आपको चाल, दूरी और समय वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इनके बारे में आपको केवल एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपके सवाल होने हैं। बाकी आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है, उससे आपके सवाल हो जाएंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा की धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में। ठीक है, 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर वापस आना। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, जाने में हमको 30 किलोमीटर जाना है। ठीक है, और वापस भी कितने में आना है, 30 किलोमीटर ही आना है। ठीक, यही इतना ही वापस आना, इतना ही जाना है। ठीक है, कह रहा है तो कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, जाना और आना दोनों मिलाकर कितना समय लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, समय हमारे पास कितना लग रहा है, लग रहा है 4 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, 4 घंटे प्लस 30 मिनट को क्या हम आधा घंटा लिख सकते हैं। ठीक है, 4 घंटे और प्लस आधा घंटा यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 9/2। ठीक है, यानी कि 9/2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, धारा की चाल हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को देखो करेंगे कैसे। हमको शांत जल में नाव की चाल तो पता है। ठीक है, नाव की शांत जल में चाल पता है, लेकिन धारा की चाल नहीं पता है। ठीक है, तो मान लेंगे यहाँ पर, माना धारा की चाल बराबर x। ठीक है, माना धारा की चाल बराबर x हो जाएगा। ठीक है, अगर धारा की चाल हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल हमें दे रखी है। ठीक है, वो हमारे पास कितनी है, देखो यहाँ पे लिखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारे पास शांत जल में नाव की चाल है। ठीक है, अगर हम लोग धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में चले, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाना है ना हमको, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी भाई, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। भाई नाव की चाल क्या हो जाएगी, शांत जल में जो चाल थी वो, और उसमें क्या होगी, धारा की चाल जुड़ जाएगी। तो 15 प्लस एक्स, देखो 15 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी किसमें, धारा की दिशा में। अब अगर धारा के विपरीत दिशा में निकालेंगे तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी। ठीक है, विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो उसी में क्या करेंगे, नाव की चाल में हम लोग क्या करेंगे, धारा की चाल को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 15 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी धारा के विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, अब हमको जाने में कुछ समय लगेगा, आने में कुछ समय लगेगा। कुल समय हमको पता है कि जाना और आना कितने में हो रहा है। ठीक है, तो हम समय का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी कि हम जाने में कितना समय लग रहा है, आने में कितना समय लग रहा है, वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो अब हमको यहाँ से जाने में कितना समय लग रहा है, देखो हमको क्या करना है, इस बिंदु से यहाँ तक जाना है। कुल दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, और हम लोग भाई देखो फॉर्मूला तो आपके पास ही है, दूरी बटे समय वाला। ठीक है, ये अगर समय का फॉर्मूला निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसी को लगाना है बस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि धारा की दिशा में जाने में लगा समय। ठीक है, यहाँ लिखोगे धारा की दिशा में जाने में लगा समय। ठीक है, दिशा में लगा समय। अब समय जो लग रहा है उसको हम क्या मानेंगे, t1 मान लेंगे। ठीक है, समय हमारा क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हमारे पास कितनी है, 30 किलोमीटर है, और चाल कितनी है, धारा की दिशा में 15 प्लस एक्स। धारा की दिशा में बात हो रही ना, तो 15 प्लस एक्स हो जाएगा, ये इतना हमारे पास समय हो जाएगा। ठीक है, घंटे में। और अब हम निकालेंगे धारा की विपरीत दिशा में लगा समय। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिशा में जाने में लगा समय। ठीक है, जाने में लगा समय पूरा लिख के आना है आपको। जब भी आप बोर्ड में सॉल्व करोगे तो इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए पूरा लिख के ही समझा रहे हैं। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। ठीक है, अब जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारे पास समय क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। ठीक, समय हमारे पास क्या हो जाएगा, t2। और देखो दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास 30 किलोमीटर ही है। बस वापस आने में जो चाल है वो कितनी हो गई हमारे पास, 15 माइनस एक्स हो गई। तो 15 माइनस का एक्स ये हो गया।
ठीक है। तो 30/15 माइनस एक्स ये हो गया। हमको कुल समय पता है, ठीक है। कुल समय कितना लग रहा है? 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब है 4.5 घंटे लग रहा है, और 4.5 घंटे को हम लोग 9/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे, चूंकि कुल समय कितना लग रहा है, यहाँ लिखेंगे कुल समय बराबर लग रहा है 4.5 घंटे, यानी कि 9/2 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। कुल समय कैसे निकालेंगे? T1 और T2 को जोड़ देंगे तो हमें कुल समय मिल जाएगा, ठीक है। T1 और T2 को जोड़ देंगे तो कुल समय मिल जाएगा। तो T1 प्लस T2 बराबर हमारे पास क्या आएगा? 9/2 घंटा, ठीक है। ये आ जाएगा। यहाँ से देखो T1 का मान लिखो जरा 30/15 प्लस एक्स, ठीक है। 30/15 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? T2 कितना हमारे पास? 30/15 माइनस एक्स, ठीक है। 30/15 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 9/2 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। 30 दोनों में से कॉमन कर लो। जब 30 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? 1/15 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1/15 माइनस एक्स, ठीक है। इक्वल में क्या है? 9/2 है। देखो 3 से काटोगे तो 3 से 9, 3 से काटोगे 3 9 30, ठीक है। या 10 आ गया। इसका ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर जब 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा नीचे एक द्विघात समीकरण, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स बराबर में कितना है? 3/2 है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इसको ले जाएंगे इस तरफ और इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ तक जो हमने किया आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कह रहा था कि नाव की धारा, देखो शांत जल में नाव की चाल जो हमें बताती वो हमने यहाँ लिख ली, ठीक है। धारा की चाल हमने लिख ली। इस तरीके से क्वेश्चन बनाई, हमको निकालनी क्या है? धारा की चाल निकालनी है, ठीक है। एक ही चीज पूछी गई है, नाव की चाल तो पता ही है ना, नाव की चाल हमको पता थी, केवल धारा के नेक्स्ट मान ली। और जब इस तरीके से सॉल्व किया इसको तो यहाँ पे हमारी क्या बनी? एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अभी एक इक्वेशन बनेगी, जब इसको उधर भेजेंगे इसको इधर भेजेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के जो मान निकलेंगे वो हमारे पास क्या होगी? धारा की चाल होगी, ठीक है। तो अब इतना हटा देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर 10 है, 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 15 और 15 कितना होगा? 30 हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या है? ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं? 15 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में कितना है? 3/2 है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 नाम 30 काट दिया इसको हमने। अब देखो 2 का यहाँ गुणा करा तो इस पूरे को उधर भेज दो। देखो 10 और 10 कितना हो गया? 100 हो गया, और ये 2 गुणे में आ गया। ये हमारे पास इक्वल में क्या 1 है, इस पूरे को यहाँ भेज देंगे। तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे आके कितना हो जाएगा? 225, और यहाँ पर आ गया स्क्वायर तो ऐसे स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। अब हमारे पास एक्स वाला कोई पद है नहीं, ठीक है। एक काम करो, देखो ये हमारे पास 200 हो गया, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास 200 है, और यहाँ पर क्या बराबर में 225 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 225 है, और ये 200 इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस का। दोनों घटाएंगे कितना आएगा? 25 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस का 5, ठीक है। प्लस माइनस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो धारा की चाल हमारे पास आ गई, प्लस माइनस का 5 आए, लेकिन हम लोग कौन सा लेंगे? प्लस वाला, क्योंकि चाल माइनस में होती नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स बराबर 5, ठीक है। धारा की चाल हमें कितनी मिली? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है। इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो गया सॉल्व, ठीक है। किस तरीके से करना था वो हमने आपको भी बताया। ये छोटा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो इसको किस तरीके से किया? देखो नाव की चाल, धारा की चाल दी गई थी हमको, नाव की दी गई थी, धारा की पूछ गया। अगर नाव की चाल ना दी जाती, उसकी चाल भी हमको ज्ञात करनी होती, ठीक है, तब ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता था। तब इसकी क्या होती? 2 चर वाले रैखिक समीकरणों में इसके 2 अलग अलग क्वेश्चन बनती और उनको सॉल्व करके हमको दोनों के मान निकालने पड़ते हैं। यहाँ पे लेकिन एक ही का निकाला था तो हमने निकाल लिया आराम से, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो कि हमने इस तरीके से किया है। ऐसे ही 2 और अच्छे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। वो क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, वो थोड़ी इससे ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए उनको लिखते हैं, वो भी समझाते हैं आपको, ठीक है। तो अब आते हैं उन क्वेश्चन पे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ हुए क्वेश्चन है, तो उनको भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखते हैं, एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है और एक नाव वाला क्वेश्चन भी है हमारे पास, ओके। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है ना, उस तरीके से हम अभी 2 क्वेश्चन और आपके लिए लेकर के, लेकिन वो 2 क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ठीक है। वो 6 मार्क क्वेश्चन में जरूर आ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नाव वाला क्वेश्चन है और एक हमारे पास रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
चाल और दूरी पर डिपेंड और भी हम 2-4 क्वेश्चन आपको कराएंगे जो कि बोर्ड में पूछे गए और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, इनको हम कराएंगे कॉपी पेपर पर, ठीक है, क्योंकि इसमें हम कराने के लिए बहुत ज्यादा बार इसको हमको रफ करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि आपको हम बार बार बैक दिखा नहीं सकते कि हमने पहले क्या माना था और क्या सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसलिए हम आपको कॉपी पेपर पे सॉल्व करके दिखाएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेपर पे आते हैं और वो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और उनके अलावा भी एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे जिससे आपको लगे कि हम इसको कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और आगे जो क्वेश्चन कराने वाले उनको भी ध्यान से पढ़िएगा और खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, इसको करते हैं सॉल्व। देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2020 में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। अब देखो करना कैसे, इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या पहले हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, ठीक है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। देखो यहाँ पे दो स्थिति है, पहली क्या है, पहली 10 घंटे में दे रहा है धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन दे रहा है 13 घंटे में धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल कितना जा रहा है 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल कितना जा रहा है 55 किलोमीटर, ठीक है। हमको धारा की चाल और नाव की स्थिर जल में चाल दोनों ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना दे रखा है, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, धारा की चाल नाव की चाल ज्ञात करनी है, इतना हमको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना धारा की चाल और नाव की चाल। तो पहले हम नाव की चाल मानेंगे x, ठीक है। माना नाव की स्थिर जल में चाल क्या है, ठीक है। तो नाव की स्थिर जल में चाल बराबर वो हमारी हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल मानेंगे तो यहाँ पर आएगी धारा की चाल जो कि हमारे पास हो जाएगी y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो चर मान लिए हैं जो कि हमारे आगे चल के इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। x और y मान लिया है, ठीक है। अगर धारा के अनुकूल निकाल ले तो धारा के अनुकूल यानी कि धारा के साथ साथ जब नाव की चाल निकालेंगे तो क्या निकलेगी, अनुकूल नाव की चाल, ये क्या मिलेगी हमको, ये मिलेगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगी ये हमारी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये हो जाएगी। ऐसे आपको अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही सब कुछ लिखनी डिटेल। उसके बाद अब हम देखो आएंगे पहली स्थिति पे, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो है हमारी, उसमें हम यहाँ लिखेंगे स्थिति पहली हमारी क्या है, ठीक है, उसको लिखो जरा, स्थिति पहली है ये, ठीक है। क्या है इसमें, 10 घंटे में वह धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जा रहा, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, प्रतिकूल कितना जा रहा हो 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, ठीक है। ये सब कुछ लिखना है आपको। अब यहाँ पर लगा समय जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, उस समय को मान लेंगे कि हमारे पास वो लग रहा है समय t1, कितना समय लग रहा है t1 है, कितने किलोमीटर जा रहे हैं 30 किलोमीटर जा रहे हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है ना। तो दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, चाल कितनी है, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है नाव की, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो नीचे लिखेंगे x माइनस वाई। तो इतने घंटे हमारे पास समय होगा t1 धारा के प्रतिकूल जाने में। अब कह रहा है धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, उसी वाली कंडीशन में। तो यह लिखेंगे धारा के अनुकूल कितना जाना है 44, ठीक है। तो धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में लगा समय, ठीक है, जाने में लगा समय। तो ये समय हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t2, ठीक है। t2 कितना हो जाएगा हमारे पास 44/44 और अपॉन में क्या आएगा x प्लस वाई आएगा ना, क्योंकि धारा के अनुकूल चाल कितनी x प्लस वाई है। तो यानी लिख देंगे 44 अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। ये हमारे पास हो गया t2। और ये समय हमारा पूरा किसमें लगा 10 घंटा, है ना। धारा के प्रतिकूल 30, अनुकूल 44 जाने में कितना लग रहा है 10 घंटा। तो यहाँ लिखेंगे कुल समय कितना लगेगा हमारे पास, तो यहाँ बगल में लिखेंगे कि कुल समय, यहाँ लिखेंगे कुल लगा समय। जो हमारे पास कुल समय कितना लग रहा है 10 घंटे का लग रहा है, ठीक है, बराबर 10 घंटे। अब वो 10 घंटा लगा किसमें, धारा के प्रतिकूल और अनुकूल जाने में। तो इनको और इनको जोड़ देंगे, है ना, यानी कि t1 प्लस t2 बराबर 10 घंटा लग रहा है ना। जो हमारा पहले समय लगा t1 वो अनुकूल में लगा, प्रतिकूल में लगा, t2 अनुकूल में लग गया। टोटल कितना लगा 10 घंटा। t1 का मान कितना है यहाँ पर लिखो 30/x माइनस वाई, 30/x माइनस वाई प्लस t2 कितना है यहाँ पर 44/x प्लस वाई, 44/x प्लस वाई
इज इक्वल 10। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक समीकरण बन गया। इसी तरीके से हम दूसरा समीकरण बनाएंगे अपनी दूसरी वाली स्थिति से, ठीक है। दूसरी वाली स्थिति में देखो धारा के प्रतिकूल जा रहा है 40 किलोमीटर, 40, और धारा के अनुकूल जा रहा है 55 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 13 घंटे का। तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए इससे समीकरण बना सकते हो? तो यहाँ लिख दो। अब स्थिति सेकंड है, स्थिति हमारे पास कौन सी है? सेकंड। यहाँ लिखेंगे धारा के प्रतिकूल कितना जाना है 40 किलोमीटर, ठीक है। तो वो यहाँ लिखा है 40 किलोमीटर प्रतिकूल और अनुकूल कितना 55 है, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा अनुकूल कितना जाना है 55 किलोमीटर, ठीक है। 55 किलोमीटर जाने में लगा कुल समय हमको कितना लग रहा है? कुल समय, ठीक है। कैसे लगेगा? देखो पहले हम लोग प्रतिकूल वाला समय निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा? प्रतिकूल जाने में 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाना है, तो प्रतिकूल में क्या होगा 40 बटे में x माइनस वाई, क्योंकि प्रतिकूल में चाल हमारी x माइनस वाई हो जाएगी, प्लस अनुकूल कितना जाना 55 किलोमीटर, तो 55 अपॉन में अनुकूल वाली चाल कितनी है x प्लस वाई। अब ये पूरा समय जो लग रहा है वो है 13 घंटे का। कितना? 13 घंटे का। देखो है 13 घंटे में वह 40 प्रतिकूल और 55 अनुकूल जा रहा है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 40 प्रतिकूल और 55 अनुकूल। ये टोटल समय जो लग रहा है वो 13 घंटे है। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इतना समझ में आ रहा? अब इसको और इसको सॉल्व करके हमको एक्स और वाई के वैल्यू निकालने हैं। वही हमारे क्या होंगे? जो कि हमने स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल मानी थी, उसके आंसर होंगे, है ना। तो अब इन इक्वेशनों को अलग से नोट कर लेते हैं। यहाँ तक हमने जो किया वो आपको समझ में आया, तो इसके बाद इसको आगे देखो, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे हम लोग? अगले दूसरे पेज पर नोट करते हैं। देखो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है? ये तो लिखिए क्या, यहाँ नोट कर लो जरा। इक्वेशन है 30 अपॉन में x माइनस वाई और 44 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 10। देखो अगर इनमें से 2 कॉमन ले तो काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 से काटो इसको 22, 2 से काटो 15, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 15 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 22 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आ गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट, यही है, ठीक है। और सेकंड वाली हमारे पास क्या? 40 अपॉन एक्स माइनस वाई 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 अपॉन में एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल में 13। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई वाली कंडीशन आ गई। तो अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे माना क्या 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मान लेंगे ए और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मान लेंगे बी, ठीक है। इतना करने बाद अब इसमें रख देंगे ए, अभी इसमें भी ए भी रख देंगे, ठीक है। जब इसमें 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह ए रखेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास? ये बन जाएगी 15a प्लस 22 और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या लिखेंगे? बी, तो ये हो जाएगा 22b बराबर क्या है 5। ये क्वेश्चन में जाएगा हमारी थर्ड, ठीक है। यहाँ पे और 40 अपॉन एक्स माइनस वाई है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 40a प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो इसको लिखेंगे 55b बराबर कितना है? 13 है, बराबर है 13। तो ये क्वेश्चन हो गई फोर्थ, ठीक है। अब देखो इनको सॉल्व करके हमको ए और बी के वैल्यू निकालने हैं, तो किसी एक के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। क्या 15 और 40 को हम लोग गुणा करके बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके। यहाँ पर देखो इनमें भी कर सकते हैं, लेकिन सरल क्या है? अगर हम 22 में 5 से गुणा करा दे तो 110 हो जाएगा, 55 में 2 से करा दे तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन थर्ड में 5 से तथा फोर्थ में कितने से? 2 से गुणा करने पर, ठीक है। जब गुणा करेंगे तो क्या आएंगे इक्वेशन? जरा लिखो, यहाँ पर होना है 5 से, यहाँ पर होना है 2 से, ठीक है। जरा दोनों में गुणा करो और देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ हो जाएगा देखो 15 पना 75a हो जाएगा, 75a प्लस 22 का 5 में कराएंगे तो 110b हो जाएगा, बराबर 5 का 5 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 25। इक्वेशन बन जाएगी ये फिफ्थ, ठीक है, क्योंकि फोर्थ हो चुकी है हमारे पास। अब 2 का मल्टीप्लाई वाले में कराएंगे तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80a 80a प्लस 55 में 2 से कराओगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ये हो गया 110b। 13 का 2 में करेंगे 26 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन हो गई 6। अब क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फिफ्थ माइनस 6 करेंगे, तो यहाँ माइनस 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 हो जाएगा। 110b से 110b खत्म। यहाँ पर 75 में से 80 चला गया तो कितना बचेगा? माइनस का 5a बचेगा, ठीक है।
यहाँ लिख देंगे बराबर में माइनस का 5a, ठीक है। क्या लिखेंगे, माइनस का 5a बराबर हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 25 और 26 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1, या लिख दो माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब माइनस से माइनस खत्म, 5 को भेजेंगे अपॉन में, तो a का मान कितना आ गया, 1/5, ये हमारे पास a का मान आ गया, है ना। अब इस a का मान उठा करके हम क्या करेंगे, इसमें या इसमें किसी एक में रख देंगे, ठीक है। या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में रखे थे, यानी कि थर्ड वाले में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, 15a + 22b बराबर 5, 15a + 22b बराबर 5 है, ठीक है। 15 इंटू a का मान यहाँ पे कितना है, 1/5 है, प्लस 22b बराबर हो गया 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जरा 5 23 15 3 आ गया, 3 को भेज देंगे उधर, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 22b बराबर 5 माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 22b बराबर ये हो जाएगा 2, 22 को भेजेंगे नीचे, तो b बराबर क्या आएगा, 2/22 यानी कि 1/11, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि b का मान हमारे पास क्या आ गया, 1/11, ठीक है। ये हमारा हो गया b का मान, ओके। तो हमारे b का वैल्यू आ गया 1/11 और a का मान आ गया 1/5। हमें a और b के मान मिल गए। अब हम क्या करेंगे, हमने a किसको माना था, 1/x माइनस वाई को, b किसको माना था 1/x प्लस वाई को। अब इसमें ये मान रख देंगे और हमको x और y के मान मिल जाएंगे, ठीक है। तो यार लास्ट में लिखो जरा आकर के क्या, कि चूंकि 1/x माइनस वाई बराबर a था, तो यहाँ पर 1/x माइनस वाई बराबर a का मान कितना, 1/5 है, या लिख दो 1/5। दोनों तरफ कंपेयर करो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, पलट दोगे तो x माइनस वाई ऊपर, यहाँ पे 5 ऊपर आएगा। इक्वेशन हो गई हमारे पास कौन सी, हमने यहाँ तक 6 मान ली थी, अब हमारे पास आएगा इक्वेशन 7, ठीक है। सेम इसी तरीके क्या करेंगे, b का मान रखेंगे, b हमने किसको माना था, 1/x प्लस वाई को, b का मान कितना है 1/11, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या माना था, 1/x प्लस वाई बराबर b माना था, और b का मान क्या निकला 1/11, तो 1/x प्लस वाई बराबर आ गया 1/11। इसको भी ऊपर कर दो तो ये भी ऊपर हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल आएगा 11, इक्वेशन होगा 8, ठीक है। अब देखो इसमें x प्लस वाई दिया है, इसमें x माइनस वाई दिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो y से y खत्म, x वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इक्वेशन 7 प्लस 8 करेंगे तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ पर 5 है, यहाँ 11 है, ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काट दो, 2 8 16, x का मान कितना आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारी आ गई स्थिर जल में नाव की चाल, एक तो एक आंसर आ गया। x का वैल्यू उठा के इसमें या तो इसमें रख दो, तो इसमें रख दे 8th वाली में, ठीक है। तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 8th, फ्रॉम इक्वेशन 8th में रखोगे x प्लस वाई इज इक्वल 11 है, x का मान कितना 8, तो जगह 8 प्लस वाई इज इक्वल 11, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकलेगा, 8 उधर भेज दो, तो y बराबर 11 माइनस 8, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आ गया y का मान, ठीक है। x का मान है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किस तरीके से किया आपके सामने था सब कुछ, ठीक है। पूरा डिटेल में बताया आपको किस तरीके से आपको पहले चाल माननी है। देखो यहाँ पर चाल माननी है किस तरीके से, पहली स्थिति का यूज करके एक समीकरण बनानी है जो कि हमारे पास ये है, फिर दूसरी स्थिति का यूज करके दूसरी समीकरण बनानी है, फिर इन दोनों समीकरणों को अलग से यहाँ पर नोट करना है, फिर देखना है कि इनमें हम किसको मान सकते हैं। तो 1/x माइनस वाई को a माना, 1/x प्लस वाई को b माना, इन दोनों में पुट किया तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशनें बनी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, वही विलोपन विधि का यूज किया, ठीक है। किसी एक के गुणांक बराबर करके काट दिए तो हमको a का मान मिला। देखो यहाँ पे a का मान आ गया, a का मान उठा के इन दोनों में किसी एक में रख दोगे तो b का मान आ जाएगा। यहाँ से देखो b का मान कितना आ गया, 1/11 आ गया। अब a का मान b का मान मिल गया, तो हमने जिसको a और b माना था उसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखेंगे तो एक इक्वेशन ये मिलेगी हमको एक्स वाई में, और जब b का मान रखेंगे तो एक्स वाई में दूसरी इक्वेशन हमको ये मिलेगी, ठीक है, जो कि a 7 और 8 है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको x का मान मिलेगा जो कि यहाँ पर 8 है, और y का मान मिलेगा जो कि यहाँ पर 3 है। ये हमारे दो आंसर आ गए, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने आपको बताया था कि लॉन्ग है और लॉन्ग ही है, वाकई में लॉन्ग है, इसको सॉल्व करने में भी काफी टाइम लगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि हमारे पास अगला क्वेश्चन है और ये भी लेंदी होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो लिखा क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ये भी क्योंकि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अच्छे ही
होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है वेद 600 किलोमीटर की यात्रा को कुछ रेलगाड़ी से और कुछ कार से तय करता है। उससे 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, देखो कब लगता है, यदि वह 8 घंटे का समय, देखो पहली स्थिति है 8 घंटे का समय कब लग रहा है, जब वह 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार से करता है। 600 किलोमीटर टोटल है, अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से कर रहा है तो 480 किलोमीटर किससे जा रहा है, कार से, पहली स्थिति में। और दूसरी स्थिति क्या है, यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है तो शेष यात्रा कार से करता है। दूसरी स्थिति में क्या है, 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया और 400 किलोमीटर कार से चला गया। तब उससे पहले जो समय लग रहा था, पहले समय कितना लग रहा था, 8 घंटे का, तो अब क्या लग रहा है, उस 8 घंटे से 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, यानी कि 8 घंटा प्लस 20 मिनट, तो 20 मिनट को हम घंटे बदलेंगे तो 1/3 घंटा आएगा। ठीक है, उसी को सॉल्व करके लिख लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास रेलगाड़ी तथा कार की चाल ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, रेलगाड़ी और कार दोनों की चाल ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी और कार का मामला है। ठीक है, करना क्या, सबसे पहले माना रेलगाड़ी तथा कार की चाल क्रमशः क्या मान लेंगे हम लोग, x और y मान लेंगे। ठीक है, क्रमशः x व y है। तब देखो पहली स्थिति में क्या कह रहा है, स्थिति हमारे पास पहली कितनी है, अगर हम देखेंगे पहली स्थिति तो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ देखो स्थिति फर्स्ट, यहाँ लिख लो स्थिति पहली हमारे पास क्या है। ठीक है, 8 घंटे का समय लग रहा है, 8 घंटे का समय लग रहा है 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में। ठीक है, तो पहले समय निकालो, 120 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में लगा समय। ठीक है, जो हमको समय लगेगा मान लेते हैं वो t1 है, कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 120 और रेलगाड़ी की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतने घंटे लगेगा समय। ठीक है, तथा शेष का मतलब क्या है, 600 में से 120 घटा दोगे तो कितना बचेगा 480 किलोमीटर। ठीक है, ये यात्रा जो है वो कार से कर रहा है, तो कार से जाने में लगा समय, अब जो हमको समय लगेगा कार से उसको मान लेंगे t2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास t2, ये कितना लग रहा है, दूरी कितनी होगी 480 किलोमीटर, और चाल क्या है कार की, y है, तो ये हो गई y, इतने घंटे का समय लग रहा है। कुल समय कितना लग रहा है, कुल समय लग रहा है 8 घंटे का। ठीक है, इस पूरे प्रक्रम को यानी कि पूरी दूरी को तय करने में कितना समय लगा, 8 घंटे का, तो ये लिखोगे कुल लगा समय बराबर 8 घंटे का। ठीक है, 8 घंटा। ठीक, अब देखो यहाँ पर कुल समय जो है हमारे पास इसको और इसको जोड़ के निकलेगा, यानी कि 120/x प्लस 480/y बराबर 8। इक्वेशन फर्स्ट हमारी हो सकती है, लेकिन हम क्या 8 से इसको काट सकते हैं, देखो 8 से ये भी कट जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा, तो पहले 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 से इसको काटेंगे तो 8 6 48, 60 हो गया, 8 से इसको काट दो तो 8 एकम 8, 8 5 40। ठीक है, 15 और ये हो गया, तो हम यहाँ पे इक्वेशन हम क्या लिखेंगे यानी अपनी 15/x प्लस 60/y इज इक्वल 1। ठीक है, तो 15/x प्लस 60/y इज इक्वल 1, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, हमने किस तरीके से निकाले इस इक्वेशन को देखा आपने, यहाँ पे ध्यान से सब कुछ करा है अभी धीरे धीरे। ठीक, अब हमारे पास पहली स्थिति तो हो गई, दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता है तथा शेष कार से तय करता है। अब स्थिति सेकंड आएगी, तो स्थिति सेकंड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्थिति सेकंड हमारे पास क्या है, स्थिति सेकंड में कह रहा है 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय। ठीक है, तो इसमें जो समय लग रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उस समय को मान लेंगे, वो समय कितना लग रहा है 200 किलोमीटर बटे x। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दूरी बदल गई, दूरी बटे चाल, समय तो ये होगा। ठीक है, तथा शेष, अब 600 किलोमीटर की टोटल दूरी है, शेष क्या होगा, 600 में से अगर हम 200 घटा देंगे तो हमारे पास शेष कितने बचेगा, 400 किलोमीटर तो बचेगा। तो ये जो 400 किलोमीटर की दूरी है ना, ये इसको वो किससे तय कर रहा है, कार से। ठीक है, तो कार से तय करने में लगा समय। अब यहाँ पे देख लो, इसमें जो समय लग रहा है वो हमारा क्या निकलेगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि 400 बटे चाल का कार की चाल क्या है, y है,
इतने घंटे का समय लगेगा। और उसने कहा है कि 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा कार से तय करने में उसे 20 मिनट अधिक लगता है। तो पहले वाले समय से यानी कि कुल समय कितना लग रहा है उसको, कुल लगा समय वो हमारा कितना है, 8 घंटे में 20 मिनट जोड़ दो, 8 घंटा प्लस 20 मिनट। अब 20 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग करोगे तो हमारा घंटे में बदलेगा ये। 20 × 3 = 60 हो गया, तो 1/3 आया। कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय हमको कैसे मिलेगा, इसको और इसको जोड़ करके, रेलगाड़ी और कार से जो समय लग रहा है, तो 20 200/x प्लस 400/y बराबर 8 + 1/3 हो जाएगा, 8 + 1/3। ठीक है, जब इसको एलसीएम करें, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 25/3, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 25/3 घंटे। ठीक है, इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं और नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 200 है। ठीक है, ये क्या लिखा है, 200/x, तो ये क्या होगा 200/x, यहाँ लिख लो 200/x प्लस 400/y बराबर 25/3। ठीक है, 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 से काटो कितने बचेगा, 25 8 200 होता है, तो 25 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा। ठीक है, 25 से काटो, 25 8 200, तो यहाँ पे 8 आ गया। तो ये हो गया 8/x प्लस 16/y बराबर 1/3। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, ये थी 15/x 60/y = 1। ठीक है, इसको यहाँ नोट कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि सेकंड तो ये है 15/x प्लस 60/y = 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करके बस एक्स वाई के मान निकालने, ये बहुत इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको 1/x और 1/y दे रखे हैं बस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेंगे, क्या माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b मान लेंगे। ठीक है, ए भी मान लेंगे। इस वाले इक्वेशन में पहले वाले में जब रखेंगे इसमें, तो ये जगह 15a प्लस ये हो जाएगा 60b बराबर 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन बनेगी हमारी थर्ड। और सेकंड वाले में जब रख देंगे तो ये हो जाएगा 8a, क्योंकि 8/x है ना, तो 8a हो जाएगा और 16b हो जाएगा, 16b बराबर आएगा 1/3। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास फोर्थ। ठीक है, अब देखो क्या हम इन दोनों में से किसी एक के गुणांक बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हम 16 को मतलब 60 यहाँ लिखा है, तो 60 में कुछ मल्टीप्लाई करा करके ऐसा कुछ ला सकते हैं और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करा के हमको दोनों को बराबर लाने। ठीक है, तो देखो 15 में हम कितने से मल्टीप्लाई करा दें कि ये बराबर आ जाए। ठीक है, तो कोई एक ऐसी संख्या सोचो जिसका दोनों मल्टीप्लाई कराने पे दोनों में से किसी के गुणांक बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे कि 8 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में और 15 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करा देंगे। ठीक है, अगर हम इसमें 8 से और इसमें 15 से करा दें तो बराबर हो जाएगा 15 × 8 = 120 और 15 × 8 = 120 यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बराबर हो सकता है। ठीक है, तो कराओ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वेशन थर्ड में 8 से तथा सेकंड फोर्थ में इक्वेशन फोर्थ है ना, फोर्थ में कितने से 15 से गुणा करने पर। ठीक है, 15 से गुणा करने पर जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन क्या बनेगी, देखो जब इसमें 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 × 8 = 120a प्लस 60 पे कराएंगे तो 8 × 6 = 48, 480b = आएगा 8। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास फिफ्थ। अब 15 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 × 8 = 120, ये तो हमारे पास 120 आ गया। अब 15 का मल्टीप्लाई 16 में कराएंगे तो 15 × 15 = 225, और 225 से 15 कितना हो जाएगा, 230 40 240 हो जाएगा। ठीक है, 240b बराबर में 15 का मल्टीप्लाई 1/3 में हो जाएगा तो 15/3 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 कट जाएगा, तो ये इक्वेशन हो गई 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 120a आ गया ना, दोनों के गुणांक बराबर हैं, तो अब क्या करेंगे इन दोनों को घटा देंगे, इक्वेशन फिफ्थ -6 कर देंगे। ठीक है, जब करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 120 खत्म, 480 में से 240 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 240 ही बचेगा। 240b बराबर में 8 में से 5 चला गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा। 240 को भेजो अपॉन में, तो b का मान कितना आएगा, 3/240। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b का मान निकलेगा हमारा 3/240। ठीक है, ये आया कि नहीं आया, इस तरीके से देखो कैसे किया। देखो 240b बराबर 3 है, तो 240 को भेजेंगे 3 के अपॉन में, तो ये आ जाएगा 3/240। 3 से काट दो इसको जरा, 3 × 1 = 3, 8 × 24 यानी कि 1/80। तो b का मान कितना आ गया, 1/80। ये हमारे पास b का मान आ गया।
अब ए का मान कैसे निकालोगे भाई, ए का मान निकालना है तो इस बी के मान को इन दोनों में से किसमें, इन दोनों में से किसी एक में रख दो, तब ऊपर वाले में रख देते हैं थर्ड में, ठीक है। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, ये देखो, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या हमारे पास ये है, यहाँ पे लिखा गया 15a प्लस 60b, तो 60 और b का मान कितना है, b का मान है 1/80, तो यहाँ लिख देंगे 1/80 और बराबर में कितना है 1 है, ठीक है। देखो 0 0 खत्म, 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौको 8, तो कितना आ गया 15a प्लस 3/4 हो गया, बराबर में 1 आ गया, 3/4 को उधर भेज दो, ठीक है। तो 15a बराबर 1 माइनस 3/4 ये आ गया। एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम लेंगे 4 को तो 4 इधर आ जाएगा, 4 माइनस 3/4 हो गया, तो 4 में से 3 चला गया, 1 आएगा, है ना। तो हमारे पास 15a बराबर आया 1/4, 15 को भेजो नीचे, तो a का मान कितना आ गया 1/15 चौको 60, ठीक है। तो हमारे पास a का मान कितना आ गया 1/60 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारे a का मान हो गया और ये हमारे b का मान हो गया। अब हमने a b किसको माना था, तो 1/x को a और 1/b को y माना था, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि साइड में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर a माना था, तो 1/x बराबर a का मान कितना था, a का मान है 1/60, 1/60, तो x ऊपर जाएगा तो 60 भी ऊपर आएगा, तो x बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जो कि हमारे पास रेलगाड़ी की चाल थी, ठीक है, ये हो गई। और क्या थी, और हमारे पास हमने b किसको माना था 1/y बराबर b था, तो यहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे 3 डॉट लगा के 1/y बराबर b, और b का मान कितना आ गया, तो 1/y बराबर v का मान कितना 1/80 है, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो y का मान कितना आ जाएगा, जब कंपेयर कराएंगे तो y का मान आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमारे पास थी कार की चाल, ठीक है। तो x हमारा आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, y कितना आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन है, और किस तरीके से किया वो आपके सामने है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को हमने ध्यान से किया, अच्छे तरीके से सब समझाते हुए। ये हमारे पास यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेना, 2 बार सॉल्व जरूर कर लेना इसको, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। इक्वेशन हमने पहले यहाँ पर बनाई है ये, और सेकंड इक्वेशन हमने इसको सॉल्व किया है, और आगे हमारे पास ये इस तरीके से यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बनी है आकर के, ठीक है। फर्स्ट वाले को हमने यहाँ नोट किया, फिर दोनों में 1/x को a 1/y को b माना, दोनों को रखा यहाँ पे, तो ये दोनों इक्वेशन मिली हमको। इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या किया, दोनों के गुणांक बराबर करके सॉल्व किया। जब सॉल्व किया तो यहाँ से हमको b का मान मिला पहले, ये इसको हमने इक्वेशन थर्ड में रखा, तो यहाँ से हमको a का मान मिलेगा ये। हमने क्या किया, तो 1/x को a माना, 1/b को y, 1/y को b माना, यहाँ पर रखा, तो x का मान मिला 60 और y का मान मिला 80। ये हमारा क्या है सोल्यूशन था इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ से हमारा ये वाला टॉपिक जो है खत्म होता है, 2 चर वाले रैखिक बहुपद का समीकरण युग्म, ठीक है, ये वाला हमारा खत्म होता है, ठीक है। द्विघात हम करा चुके हैं, 2 चर वाले रैखिक करा दिए हमने, और बहुपद भी करा दिया है। अब हम या तो निर्देशांक करेंगे या तो ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो नेक्स्ट वाले उसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर त्रिकोणमिति लेके चलेंगे तो अगला टॉपिक हमारा उसके साथ में निपट जाएगा, और अगर निर्देशांक लेके चलते हैं तो निर्देशांक भी हमारा एक में हो जाएगा। निर्देशांक वैसे हमने करा रखा है, लेकिन उसको एक लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक ही लेक्चर में निर्देशांक पूरा हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी हमारा होगा उसको पूरा खत्म करेंगे, एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे, और नहीं तो फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ में उसको खत्म करेंगे, ताकि आपके लिए बोरिंग ना हो और अच्छे से खत्म हो सके, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।